आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनका अनुभव और जज्बा दोनों ही लाजवाब है। तो हम सीधा उनसे ही रूबरू कराते हैं आपको। डॉक्टर इंदिरा तनेजा एंड डॉक्टर ओम तनेजा। मैं डॉक्टर इंदिरा तनेजा लेडी हार्डिंग से एमबीबीएस करके और 1973 में अपने हस्बैंड के पास अमेरिका में, जो वहाँ आईआईटी दिल्ली से 1968 में विद डिस्टिंक्शन पास करके गए थे स्कॉलरशिप पे, उनके साथ शादी हो गई तो चली गई वहाँ पे जाके मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स बच्चों की एमडी की। और जैसे ही वो की उसके बाद मेरे को उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप मिल गई और मैंने 40 साल वहाँ पे डॉक्टरों को पढ़ाया, डॉक्टरों को बनाया और बच्चों को चेकअप किया 40 साल। पर हमेशा मन था कि हमने इनको, मेरे हस्बैंड को इंजीनियर बनाया आईआईटी ने, मेरे को डॉक्टर बनाया लेडी हार्डिंग ने, तो हम हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान में बच्चों को सेवा कर सकें, उनको हेल्थ अवेयरनेस दे सकें, उनके लिए कुछ कर सकें। तो इसीलिए ये 48 साल अमेरिका में पहले, आफ्टर डूइंग हिज पीएचडी एंड ऑल दैट, ही वाज वर्किंग फॉर यूनाइटेड नेशन। और उसके जब रिटायरमेंट वहाँ से हुए तो फिर फेडरल गवर्नमेंट में काम किया। पर मैंने 40 साल कंटिन्यूसली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री में प्रोफेसरशिप की और डॉक्टरी की। तो हम दोनों ने 11 साल पहले एग्जैक्टली 11 साल पहले इधर आए इंडिया में। वहाँ से अर्ली रिटायरमेंट लेके, अमेरिका में रिटायरमेंट नहीं होती है, तुम जब तक करना चाहो कर सकते हो काम, पर लेके हम इधर आए एक सेवा करने के लिए। तो जैसे ही आई, शुरू से ही मेरे को चांस मिल गया साकेत सिटी हॉस्पिटल में चैरिटी सेक्शन में हेल्प करना, और रोटरी क्लब, ये क्लब करते करते पहला साल तो ऐसे निकला। पर राइट अवे 1 साल के बाद मेरे को एक डॉक्टर सेठ है, उनका एक एनजीओ है बड्स, बाल उमंग दृश्य संस्था, तो उनके साथ मेरा कनेक्शन हुआ। मैं उसकी बड्स की ट्रस्टी भी बन गई। और उसके बाद मैं उनके साथ, क्योंकि हम एक स्टडी कर रहे थे जॉन्स हॉपकिंस के साथ मेवात एरिया, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स 90% 95% हैं, इम्यूनाइजेशन शॉट्स लगवाते नहीं हैं, तो उनका लेवल बहुत कम था शॉट इम्यूनाइजेशन का। तो वहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे, तो मेरा मेवात जाना शुरू हो गया। हर हफ्ते मैं जाती थी उनके साथ। वो अपनी मोबाइल वैन में, टीम में, मैं कहती थी आप देखो, पेशेंट्स को देखो, मेरे को एजुकेशन देनी है खाली। तो मैंने स्कूलों में जाके कोई 50 एक स्कूलों में, गांव, पता नहीं कितने गांव में मेवात के बच्चों को, गर्ल्स बॉयज़ को हेल्थ एजुकेशन पे टॉक्स दी, और पर इतने में हमारा अपना भी मन था कि हमने अपना भी ट्रस्ट बनाना है। और हमने अपना ट्रस्ट बनाया, बिकॉज टेक्स टाइम टू मेक अ ट्रस्ट, स्टार्ट अ ट्रस्ट। तो हमने अपना नेक्स्ट स्टेप इन हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, ये उसकी एनुअल रिपोर्ट है। इसका नेक्स्ट स्टेप इन हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, अगला कदम स्वास्थ्य, शिक्षा और वातावरण की ओर। तो मेरा एरिया है हेल्थ एजुकेशन का, और मेरे हस्बैंड इंजीनियर, डॉक्टरेट इंजीनियर, और ये इन्होंने कोई 30 एक कंट्रीज़ में टॉक दी हुई हैं फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग। तो ऑल्सो डीन भी रह चुके हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी स्कूल में। तो एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट इनका एरिया। तो दिस वाज द, सो हम इस ट्रस्ट से क्या करते हैं, हम स्कूलों में जाके, स्कूलों को कुछ चाहिए, लैब्स बनवानी है, कमरे बनवाने हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानी है, या सोलर पैनल, जो भी कुछ चाहिए, और सैनिटेशन के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह की मशीन्स, ये वो, तो वो करवाते हैं। उसके अलावा मैं कई स्कूलों में जाती हूँ चेकअप करने के लिए बच्चों के, उनका एनीमिया, टू मेक भारत, वो कहते हैं एनीमिया मुक्त भारत। तो उसके लिए मैं बच्चों के जाके ब्लड टेस्ट वगैरह पूरा चेकअप करती हूँ। पर उसके अलावा हम ये जो स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितने बच्चे, लड़कियां लड़के हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं पर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई नर्सिंग में, कितनी लड़कियों को नर्सिंग में भेजा है, डायलिसिस में भेजा है, कंप्यूटर साइंस और उसमें टेक्नोलॉजी, एक्सरे उसमें
रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह में उसमें हेल्प करते हैं। और कई स्कूलों में हम 3 स्कूल तो मेन जो हैं, बहुत स्कूलों में करते हैं, पर 3 स्कूल मेन, एक ऋषिकेश में है क्योंकि हम ऋषिकेश में अपने वेदांता, वी आर कनेक्टेड विद द गीता वेदांता, पिछले 20 साल से अमेरिका से ही कनेक्टेड है। तो हम ऋषिकेश में जाते हैं रिट्रीट्स के लिए, तो वहाँ पे जो स्कूल है उनका, स्वामी जी का इंटर कॉलेज स्कूल, वहाँ पे कमरे बनवा के दिए और सोलर पैनल्स लगवा के दिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और जब मैं वहाँ जाती हूँ 1.5 महीने के लिए, 1.25 महीने के लिए, तो तब सब क्लासेस के बच्चों को उनका चेकअप या उनका लेक्चर। नू में भी आपका वीकली कुछ शेड्यूल यस, रहता है? नू में हमारा वीकली स्केड्यूल बहुत साल रहा है, क्योंकि हमारी मोबाइल वैन भी फ्रॉम बड्स, हमारे ट्रस्ट से नहीं, बड्स के ट्रस्ट से मोबाइल वैन थी, जिसमें डॉक्टर, हम बैठते थे और पेशेंट्स को चेक करते थे। तो मैं बोलती थी डॉक्टर सेठ आप पेशेंट्स चेक करो, फिर मैं एजुकेशन बिलीव करती हूँ। जब तक तुम अवेयर नहीं करोगे लोगों को कि अपने को कैसे सेहतमंद बनाना है, कैसे बीमारियों से बचना है, तो उस वक़्त तुम ज़ुकाम उसका इलाज कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुमको, आप दोनों जगह रही हैं, यूएस में और इंडिया, दोनों जगह आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगा बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, स्पेशली अगर मैं पूछूं तो? हिंदुस्तान में देर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे हमारी बेटी भी डॉक्टर है, एमडी है वहाँ पे, डबल एमडी अमेरिका में। वो बोलती है मामी इतना आप कर रहे हो, पर टीबी तो जाएगी नहीं इंडिया से। तो मैंने कहा टीबी कभी नहीं जाएगी, पर उसका रीज़न कुछ और है। कितने रीज़न है? एक तो रीज़न है टीबी का, गंदगी इतनी ज़्यादा है हिंदुस्तान में। हमने गॉड्स ग्रेस कोई 50 से कंट्रीज ट्रैवल किए, ऑल 6 कॉन्टिनेंट्स। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कोई भी देश में इतनी गंदगी नहीं देखी जितनी हमने हिंदुस्तान में देखी है। बिकॉज सिविक सेंस ज़रा नहीं है, थूके जगह जगह, थूके, गंदगी जो खाया हुआ फेंका, फिर पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, यू नो, और अवेयरनेस अगर उनको पता ही नहीं है, यू नो, दैट गोलगप्पे खा लेंगे बाहर, पर जब डॉक्टर दवाई लिखेगा तो 1000 क्वेश्चन पूछेंगे कि इससे ये साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है, इसका वो क्या है। पर जो मेन चीज़ है कि तुम कैसी गंदगी से क्या अपने अंदर डाल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, तो अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में वो उसकी बहुत कमी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा भी डेंट डाल दें इसमें। जैसे इंडियन पेरेंट्स और सोसाइटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स भी चलते हैं बच्चों को लेके, कि लाइक मसाज करना या फिर आंखों में काजल लगाने से आंखें बड़ी होती है टाइप। तो इन सब पे आपकी क्या ओपिनियंस है? एज मसाज करना भी ठीक है, काजल भी ठीक है, पर ये जो एक तो ये जो हमारे हिंदुस्तान में जो शहद चटाते हैं, हाँ, उसका अमेरिका में हम 1 साल तक बच्चे को शहद नहीं देते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है बॉटुलिज्म, वो वाला बहुत जहरीला होता है और वो बहुत हानिकारक है। शहद एंड एक और चीज है घुट्टी वगैरह, जो घुट्टी। 6 मंथ से पहले, तो इज इट सेफ घुट्टी वगैरह? घुट्टी ठीक है, पर वो जो शहद जो है वो नहीं ठीक है, पर वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है। उसके अलावा वो जो भी हमारा आयुर्वेदा की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, पर अगर लोग उसको रॉन्ग चीज़ वे में लेते जाते जा रहे हैं, तो वो उसकी गड़बड़ है। ये हेल्थ के लिए लोगों को जो हाइजीन जो जितनी ज़रूरी है, अगर एज ए डॉक्टर या नर्स मैं एक पेशेंट को देख के दूसरे को देखने, तीसरे को देखने लग जाऊँ और हाथ ना धोऊं, सिंपल थिंग। कोरोना में लोगों को इतना तो पता चल गया कि अच्छी तरह हाथ धोना, 20 सेकंड, नाखून ये वो, पर अगर हाथ ना धो तो एक की बीमारी दूसरे को। और जो थूके करते हैं, मैं एग्जाम्पल जो देती हूँ, जब टीबी का देती हूँ, अगर मेरे को अगर टीबी है और मैंने थूका तो थूक गई, मैं पूछती हूँ बच्चों से कि उसके ऊपर आपका पाँव जाता है, आपको कैसे लगता है? गंदा लगता है। तो मैंने कहा फिर लोग थूकते क्यों हैं? किसी का तो जाएगा पाँव उसके ऊपर। और फिर शुक्र है कि हमारे हिंदुस्तान में ये जो नीचे खाना बनाना, नीचे परोसना का काम था, ठीक था, पर घर में जूते नहीं आते थे, बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि टीबी के कीटाणु तुम्हारे जूतों के साथ, पाँव के साथ, चप्पलों के साथ आ जाते हैं घर में, और देखते हैं कोई कुपोषण का शिकार है, और हिंदुस्तान तो कुपोषण का शिकार है ही। इधर तो न्यूट्रिशन इतना पुअर है, ऊपर से पॉवर्टी, ऊपर से ओवर क्राउडिंग। एक को अगर खांसी लगी, जुकाम लगा, सारे
परिवार को, और फिर गरीबी, सब ऑल दिस कॉम्बिनेशन फैक्टर्स। तो जैसे ही कोई बीमार पड़ा, टीबी पकड़ी गई, फिर एक को पकड़ी तो परिवार को पकड़ी गई, तो टीबी जाएगी कहाँ से? तो ये थूकों की जो है, अमेरिकन्स ने भी लिखा हुआ है इंडिया के बारे में कि इतना बढ़िया, इतना बड़ा देश, इतना सुंदर देश, इतना बढ़िया, पर अभी जब कनॉट प्लेस में जब वो हुआ था 10 साल पहले कि कितने साल पहले, उनमें 10 साल नहीं, वो काफ़ी देर पहले गेम्स हुए थे, तो सारे पिलर्स वाइट सुंदर हो गए थे। अब जाके देखो तो 6-6 फुट तक लाल हुए हुए। अच्छा, उसके बाद मैं बताती हूँ आंगनवाड़ी। अब जब इस बात पे बात ही कर रहे हैं तो मैं, कुपोषण का शिकार जो है हिंदुस्तान हमारा, प्रॉपर फीडिंग नहीं होती है। कोई बच्चे को 6 महीने के बाद, तो 4 महीने 6 महीने के बाद बच्चे को शुरू कर देना चाहिए खाना खिलाना है, थोड़ा दलिया, दाल चावल ऐसे थोड़ा थोड़ा शुरू करना है। पर यहाँ पे माएँ 2-2 साल तक नहीं, बच्चे पे बच्चा पैदा कर रही हैं, ओके, और उसके बाद अपना दूध पिला रही हैं, गुड, अपना दूध पिलाएं, पर उनके अंदर रह क्या गया है? मैं बोलती हूँ, जैसे मेवात वगैरह में जाती थी, वहाँ पे मैं पहले हम पूछते थे, जब माताएँ आती थी, हाय मेरे को ये, हाय मेरे को, तो हम बोलते थे कि कितने बच्चे किए? तो डॉक्टर साहब ये पहले ये पूछते हो कितने बच्चे किए? मैं बोलती थी अगर एक टैंक में 10 बाल्टी पानी होए और हर साल 1 बाल्टी पानी निकाल दो, पर डालो खाली 1 डब्बा ही, वही हाल तुम्हारा है। तुम खाती तो थोड़ा, जब सारा बच जाए, जब सबको खिला दिया, थोड़ा सा खा लिया। बच्चा हर साल पैदा कर रहे हो, वो बच्चा तुम्हारे से न्यूट्रिशन ले रहा है, बच्चा भी कमज़ोर होता जा रहा है, पहले से दूसरे और कमज़ोर होता जा रहा है, और तुम्हारे अंदर कुछ रह नहीं गया, 1 बाल्टी पानी रह गई, तुम्हारा खून कम है, तुम्हारी हिम्मत। तो एक तो ये जो बच्चे पे बच्चा पैदा करना, ऊपर से उनको कुछ खाने को देना नहीं। उनका पीडियाट्रिक्स बच्चे में 6 महीने पे ज़रूर शुरू कर देना चाहिए, 4-6 महीने पे शुरू कर देना, दाल चावल वगैरह हल्का हल्का जैसे खिलाना। वो खिलाती नहीं है, 2-2 साल तक वो दूध पिला रही है। उनके अंदर दूध में क्या ताकत, क्या रह गई उनके अंदर, क्या ताकत है? अच्छा, और फिर बच्चा कुपोषण का शिकार होएगा वो बचपन से ही, क्योंकि पहले 3 साल में बच्चे की पूरी ब्रेन ग्रोथ होती है। पूरी ब्रेन ग्रोथ जो बच्चे की होती है, पूरे पहले 3 साल में होती है। उसके साथ एक और बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जब मेवात वगैरह में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यंग लड़कियों की शादी कर देते हैं, मुस्लिम्स हैं मोस्टली, कि वो जी हमारी, तो जब लड़की और लड़का, उसका मैं एग्जांपल बहुत अच्छा देती हूँ। एक माँ ने जुड़वा बच्चों को पैदा किया, एक लड़का और एक लड़की। लड़के को तो सबने प्यार दिया, सब चाहते हैं लड़का लड़का लड़का, दादी नानी मामी मासी सब ने उठा उठा के उसको खिलाया भी, आप भी खाया खिलाया भी। लड़की बेचारी पड़ी हुई है, वो तो घास फूस की तरह बढ़ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि हाँ रोएगी तो खिला देंगे, कुछ खिला देंगे, ओके। अगर जब मोदी जी ने बोला है बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, बट एज ए पीडियाट्रिशियन मैं अगेन एंड अगेन मोदी जी को मन की बात की तरफ से कहना चाहती हूँ, पर कभी कनेक्शन नहीं हुआ मेरा, पता नहीं ज़िंदगी में होएगा कभी नहीं। मैंने मेवात में आंगनवाड़ियों में दीवारों पे लिखवा दिया है, बेटी बचाओ बेटी को खिलाओ और बेटी को पढ़ाओ। तुमने अगर खिलाया नहीं है तो दिमाग कैसे बनेगा? 70% खून जो हमारा खाने से बनता है वो दिमाग पर जाता है। तो अगर तुमने, जब ये बच्चे दोनों ट्विंस जो हैं, लड़का लड़की, अब ये स्कूल गए हैं 6 साल के, तो बेटा तो उसको, एक तो बच्चों की आदत होती है क्या है क्या है क्या है क्या है, दे वांट टू नो। तो लड़के को तो सबने प्यार दिया, सबने दुलार दिया, उसका तो ब्रेन ग्रोथ भी बढ़ेगा, खाना भी अच्छा है। और बेटी को ना किसी ने पूछा, रोई तो उठा लिया, खिला दिया, कर दिया, तो उसका ब्रेन कैसे होगा? जब 6 साल में स्कूल में गई है तो उसकी परफॉर्मेंस नेचुरली उतनी नहीं होएगी अच्छी। घर वाले भी बोलेंगे, स्कूल वाले भी, टीचर भी बोलेंगे कि तेरे को कुछ क्यों नहीं आता है? 12 साल की हो गई, खाना तो वही हो रहा है, लड़कों को दूध दे देते हैं, बच्चों लड़कियों को नहीं देते, क्या नहीं करते। वो 12 साल की हो गई, अब पीरियड्स शुरू हो गए, माहवारी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होनी है। और उसकी और टैबूज जो बहुत हैं, जो हिंदुस्तान में पीरियड्स आ गए तो पता नहीं। और जैसे स्पेशली सॉरी टू से, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम में भी
नहीं नहीं ये तो अब इसको तो ये नहीं करना, इसको वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो उसकी हेल्थ का, क्योंकि वो हेल्थ कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, ना हो तब प्रॉब्लम, अगर हो तो अगर उसका प्रॉपरली वैल्यू नहीं की जाती उसकी। मैं आदमियों को बोलती हूँ, आप लोग पैदा कैसे होते अगर आपकी माँ ने मैंस्टुरेशन नहीं हुई होती, सिंपल एज दैट। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, अब 12 साल की हो गई, उसके बाद शादी कर दी उसकी, 12 एक बारी वो जवान हो गई, तो अब बस 14 पे 15 पे शादी कर दी। जब तक 18 साल तक लड़का और लड़की दोनों का ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ हो रहा है, जो आप और हमको खाने को होता है उससे उनको एटलीस्ट 1.5 गुना ज़्यादा चाहिए, मतलब उनको अपनी ग्रोथ बनानी है। उधर से अब शादी हो गई तो प्रेगनेंसी नेक्स्ट नंबर 2 शुरू हो गई। अब 15 साल की बच्ची अगर अपनी खुराक भी पुरानी है, अगर माँ ने नहीं दिया खिलाया तो सास क्या खिलाएगी क्या? ये नहीं सोचेंगी कि मेरे ही पोता पोती होंगे, पर नहीं खिलाया तो बच्चे क्या होएगा, जो बच्चा पैदा होएगा नेचुरली कुपोषण का शिकार होएगा। तो हमने वो जो कुपोषण का जो साइकिल है उसको स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बोलते हैं इंग्लिश में, मेडिकल में स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब जो 40 हफ्ते पे जो होना चाहिए उसके उस उम्र के लिए वो बच्चे का वज़न बहुत कम होएगा। तो वो कॉन्स्टेंटली ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा, कभी हम उससे बाहर निकल नहीं सकेंगे। और फिर अगर कमज़ोर होएगा बच्चा तो फिर मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो जो बच्चे इतने मर जाते हैं पहले पिछले 5 साल में, शुरू में ही मर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, वो पैदा ही इतने कम वेट में हुए हैं क्योंकि उनके अंदर माँ के अंदर कमी थी, फिर बच्चे में गई, फिर बच्चे पे बच्चे होते गए। तो ये जो न्यूट्रिशन पार्ट, पुअर हाइजीन, इन्फेक्शंस और पुअर अवेयरनेस, क्या प्रॉपर फीडिंग देनी है, ये सब नहीं। और माँ ने बोल दिया बच्चे को कि परांठा बनाया तेरे लिए, स्कूल जा रहा है बच्चा, तो बच्चा बोले कि हमको दाल पसंद नहीं, मेरे को दही पसंद नहीं, मेरे को सब्ज़ी पसंद नहीं, चीनी डाल दो ऊपर। और माँ ने चीनी डाल के दे दी परांठा, बच्चे ने खा लिया, उसको एनफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, एनफ एनर्जी मिल गई कि दौड़ भाग सकता है, पर ना ब्रेन बढ़ेगा, ना हड्डियाँ मांस बनेंगी क्योंकि प्रोटीन तो गई नहीं अंदर। उसी तरह मीठे चावल या नमकीन चावल होए, दाल पसंद नहीं, दही पसंद नहीं, सब्ज़ी पसंद नहीं, चलो नमकीन वाले चावल, मीठे चावल खा लिए। तो कुपोषण तो शुरू बचपन से हो गया। फिर आजकल ये जो जंक फूड और हो गया, वो बच्चों को चुप कराना है तो पकड़ा दिया वो पैकेट्स, जो चिप्स के छोटे 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 पैकेट्स, वो उनको बस, तो अपने आप तो जाके बच्चा नहीं खरीद सकता, या तुम ले आते हो या फिर थोड़ा बड़ा होएगा तो अपने आप। उसी तरह थे अब ये दूसरी प्रॉब्लम, बीमारी जो शुरू हो गई है ये मोबाइल फ़ोन की, उनको बैठ के खिलाना कराना बेबी सिटिंग बन गया है, मोबाइल फ़ोन उसी पे, और खिला रही हैं, कर रही हैं जो कर रही हैं, बच्चा ऑल द स्क्रीन टाइम पे डिपेंड, सारा टाइम लगा रहा है। स्क्रीन टाइम एटलीस्ट छोटे बच्चों के लिए तो एब्सोल्युटली ज़ीरो है। कब तक जीरो होना चाहिए, लाइक कि 1 ईयर और समथिंग कुछ? नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट 5 years इट शुड बी ज़ीरो। आई मीन मैक्सिमम में हाफ एन आवर अगर बच्चे को कुछ थोड़ा देख लिया। व्हाट आई फील कि पहले क्या होता था कि फैमिली थोड़ी बड़ी होती थी तो बच्चा कभी दादा दादी या फिर नाना नानी मैनी फैक्टर्स, आपने बहुत बढ़िया बात की। नहीं नहीं, एक तो दादी से खा लिया, नानी से खा लिया, उससे खा लिया, उसने खा लिया। अजीब मेरे को बड़ा लगता है इंडिया में ये सिस्टम, ये दौड़ते फिरते बच्चों के पीछे पीछे मातें भाग रही हैं, ये नहीं देनी। अभी मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को हम गए थे तो देखा एक आदमी अपने बच्चे को खिला रहा था, तब 2nd grade में बच्चा, तो मैंने उनको बोला कि उसको अपने आप बैठिए, आप उसको खाने दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे मेरे साथ रहेगा। कृष्ण भगवान को भी तो 11 साल। मैंने कहा आप कृष्ण भगवान की उस बात को याद कर रहे हैं कि उसको यशोदा माँ ने 11 साल, बाकी चीज़ें जो कृष्ण भगवान ने की हैं वो अपने बच्चे को सिखा रहे हो, यू नो। वो एक एग्जाम्पल ले लिया कि उनको 11 साल तक माँ ने फीड किया, या पता नहीं किया कि नहीं किया, वो जैसे बता रहे थे कि एक तो फैमिली को बैठ के इकट्ठा खाना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए उस वक्त, कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए। पता नहीं है, माँ को भी नहीं पता कि बच्चों को क्या खिला रही है, और आप टीवी पर बैठी हुई है, और या बच्चा देख रहा है और उसके मुंह में डालती जा रही है, बच्चे को पता नहीं अंदर क्या जा रहा है, उनको कोई टेस्ट का पता नहीं, कोई स्वाद, कोई आइडिया नहीं, कोई फैमिली मिल के बैठ के खा नहीं रही है। तो ऑल दिस फैक्टर्स, और परिवार इतना छोटा है, यू नो, तो माँ को भी बिजी है तो उसको
बेबी सिटिंग के लिए लगा दिया और बैठ के मैं अपना काम कर रही हूँ तो बच्चा फ़ोन पे लगा पड़ा है बिजी, और बच्चे सारा वक्त 2 साल की छोटी एक लड़की हमको मिली, इनके कोई हमारे कोई फ्रेंड बने, उसने मेरा फ़ोन निकाल के पर्स से तो यूट्यूब कर रही है 2 साल की, और मैंने कभी यूट्यूब नहीं खोली थी, यू नो। तो नानी मैं देर शॉक्ड हो गई, क्योंकि बच्चों के अंदर एक मेन थिंग तो है जो हमारे कंट्री में पुअर न्यूट्रिशन, पुअर हाइजीन, पुअर एजुकेशन, यू नो। अब जैसे गुरुकुलम्स होते थे, उनमें सब कुछ सिखाया जाता था, खाली खाली किताबी विद्या नहीं, का कमल एंड ए और एप्पल एंड ये नहीं बस, पर सारा कुछ सिखाया जाता था उनको अपने बॉडी। आजकल भी मैं देखती हूँ जो कुछ एक बच्चे जो गुरुकुलम से निकल के आ रहे हैं, अभी मेरे को परसों ही एक पता चला एक फैमिली का, उनको कितना उन्होंने इतना एडवांस चला गया वो बच्चा, संस्कृत में उसने और पढ़ा भी रहा है, कर रहा है, क्योंकि पूरी उनको होलिस्टिक एजुकेशन दी जाती है, यू नो, तो खाली ये नहीं। और फिर देन वेस्टर्नाइजेशन का इतना इफेक्ट हो गया है। अब जैसे क्रिसमस आई है तो सेंटा क्लॉज, पता नहीं सेंटा क्लॉज है कौन क्या नहीं है, पर अपनी अपनी वैल्यूज़ नहीं बताई हैं। अभी कल ही एक व्हाट्सएप पे आया था कि हमारे कौन से 5, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म मुस्लिम और, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमको इतनी पुअर नॉलेज है कि हमारे कौन 5 देवता हैं, कि एटलीस्ट उनको तो सूर्य देव। मैं जब बच्चों को सबसे पहले ये बोलती हूँ, जब एजुकेशन देती हूँ, सबसे पहले एक मंत्रा देती हूँ, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। जब तुम उठते हो रात को तो सोते हो तो पता नहीं है उसके बाद तुम गधे हो, घोड़े हो, गधे हो, कहाँ हो, किस दुनिया में हो, पर उठते हो नई नई दुनिया देखने को मिलती है, और उसमें तुमको क्या मिलता है? सूरज मिलता है, रोशनी मिलती है, पानी, हवा, सब मिल रहा है। तो किसका शुक्रिया करना है? भगवान का, खुदा का, जिसका भी। ओके, फिर तुमको दुनिया में लाए कौन है? तुम्हारे माँ बाप, उनका थैंक यू, प्रणाम जो भी, और छोटों को प्यार वगैरह। तो शुक्राना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर आ जाएगा, यू नो, तो वो बहुत उनको शुरू से ही, बचपन से ही। दूसरा, मुस्कुराना। अगर मैं कहीं भी जाऊं और सड़ा मुंह बना के जाऊं पढ़ाने के लिए भी या करने के लिए भी, तो कौन देखेगा मेरे को? तो मुस्कुराते हो जाओ, दुनिया मुस्कुराएगी तुम्हारे साथ। मैं पार्क में जाती हूँ, मैं लोगों को मुस्कुराना देख, मैं मुस्कुराती हूँ, कोई मुस्कुरा देता तो ठीक है, नहीं करता तो मैं कहती मैंने अपना काम कर लिया। तो मुस्कुराना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, किसी का दिल ना दुखाना। उसके लिए बड़ा गंदा एग्जाम्पल देती हूँ, पर ऐसा देती हूँ जो याद रखेंगे। अगर आपने मेरे को कुछ बुरा कहा और यहाँ पे कोयले धबक रहे हैं, आजकल तो ना कोयले होते हैं ना कुछ, तो मेरे को गुस्सा है, आपने मेरे को क्यों किया? तो एंगर तो ऐसे ही गुस्सा, मैंने उठाए कोयले, उठा के फेंके, तो पहले किसका हाथ जला? तो उसी तरह जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं, तो हम अपने ब्रेन में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं जो वो बंदा तो भूल जाएगा कि उसने क्या किया, मारा किया, कुछ बोला वगैरह, पर तुम्हारे को वो कॉन्स्टेंटली उनके अंदर जो वासना इंप्रेशन बना दी हैं, वो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, यू नो। सो शुक्राना, मुस्कुराना और दिल न दुखाना। उसके बाद अब उनको एटलीस्ट पता चल गया कि कैसे, और उसके बाद मैं फिर शुरू करती हूँ कि लाइफ के लिए सबसे पहले अपनी शरीर की बॉडी को कैसे ठीक रखना है। तो टॉयलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक वो नहीं सबने किया तो सिस्टम साफ़ नहीं हुआ, 90% ऑफ बीमारियाँ उसके साथ हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं ब्रशिंग के बारे में उनको बहुत एक्सप्लेन करती हूँ, स्पेशली हमारे बैक टीथ, जो यू नो दाढ़ें जो जिसमें खड्डे होते हैं, जो चक्की का काम करती हैं, उनको जब तक तुमने अच्छी तरह नहीं किया, उसके बारे में बात करती हूँ। रात की ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैं उनको खाने के बाद में बताती हूँ कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, हिंदुस्तान जिसकी 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, उसमें हमारी थाली को अपनाया है। पहले क्या होता था, पिरामिड बनाते थे, इतना सीरियल ग्रुप, इतना वेजिटेबल ग्रुप, इतना ये ग्रुप। ऐसे 15 साल पहले, आई थिंक गुड 15 years बैक, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की थाली को अपनाया है। क्योंकि आप थाली जब ऑर्डर करते हो तो देखते हो कितनी कटोरियाँ, दाल, दही, ये सब्जी, पापड़, अचार, ये कितना होता है। तो क्योंकि हम उसको
हमारे आयुर्वेदा नेचुरली वेदास में सबसे दिखाया हुआ है कि जब तक ये मिला के तुम नहीं खाओगे, तो उसी तरह उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की थाली को अपनाया। अब इफ़ यू लुक एट द myplate.gov, तो उसमें आधी थाली में, और उन्होंने वैल्यू किया है वैज्ञानिक्स ने कि जो जो पेड़ पौधे इतने हज़ारों हज़ारों साल तक रहते हैं। अभी हम देख के आए हैं शुक्रताल में, जहाँ राजा परीक्षित का वो हुआ था, सुखदेव ने दिया था उनको। तो वो जो पेड़ है, मेरे पास की फ़ोटो भी है, 5100 साल पुराना पेड़, तो अगर पेड़ पौधे उधर अमेरिका में भी जब पेड़ हैं इतने ऊंचे लंबे हैं कि उनको देखने के लिए तुमको लेट जाना पड़ता है, ऊपर तक जिंदा नहीं आ सकते, इतने बड़े हैं कि उसके अंदर खोल हो जाए तो कार भी निकल सकती है, तब भी वो खड़े हुए हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर इतना पौधों में वैल्यू है, फाइटोकेमिकल्स हैं जो उनको तंदुरुस्त रखते हैं, तो हमको भी कितना तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो उससे जब उनकी हमारे पत्तियाँ फूल फल खाते हैं तो हमारे में वो ताकत आएगी। तो इसलिए आधी थाली में मात्रा में सब्जियां फल होना चाहिए, 1/4 में अनाज, और 1/4 में दाल, दही, दूध, पनीर, अंडे, जो जो भी कुछ और खाते हैं। तो जब तक ये तीनों मिला के नहीं खाए जाएंगे, प्रोटीन्स हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स तो सबसे ज़्यादा चाहिए, 60 से 70%। तो वो तो हमको सब जगह से मिल सकती हैं, तीनों सेक्शन से। पर जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं और आपको स्मार्ट भी बनाती हैं। तो स्मार्टनेस उनकी कहाँ से आती है? क्योंकि जो प्रोटीन्स के, उनको अमीनो, इंग्लिश में अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो जब तक एक कड़ी नहीं बना लेती, लाइक 8 ज़रूरी प्रोटीन्स जो है एक चेन नहीं बना लेती हमारी सीरियल ग्रुप से, दाल प्रोटीन ग्रुप से और वेजिटेबल ग्रुप से, तब तक वो हमारे शरीर को लगती नहीं है। अगर सुबह सब्ज़ी खा ली, दोपहर को रोटी खा ली, रात को दाल खा ली, नहीं, एक ही खाने में ये सब चीज़ें मिला के होनी चाहिए, तभी वो प्रोटीन तुम्हारे जिस्म को लगेगी। वो हमको खाली 15 कार्बोहाइड्रेट 60 से 70% चाहिए, प्रोटीन 15 से 20% ही चाहिए। पर कैसे चाहिए? जब तक तुम मिला के नहीं खाओगे। और फैट्स तो नेचुरली खाना पकाना बनाने में, पर वी डोंट नीड एक्स्ट्रा समोसे पकोड़े वाले, टू मच ऑफ द फ्राइड फैट्स। तो अगर तुम ये मिला के खाओगे, अगर माँ को पता है कि ये ऐसा खाना देना है और बच्चे को भी आइडिया हो गया कि इस थाली में ये होना चाहिए, तो हम अपने आप अपने को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं जब लड़कियों को स्कूलों में जब बताती हूँ कि कल को उन्होंने आगे जाके माँ बनना है, आगे जाके अपना ध्यान रखना है, उनकी अपनी हेल्थ, क्योंकि प्रेगनेंसी शुरू होती है बिफोर प्रेगनेंसी। जब तक माँ की हेल्थ अच्छी नहीं होएगी तो प्रेगनेंसी कैसे, प्रेगनेंसी के बाद बच्चा कैसा होएगा। सो ऑल दिस अफेक्ट्स, सो इट्स अ कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें क्लैनलीनेस बहुत बड़ा फैक्टर है, न्यूट्रिशन अनदर बिग फैक्टर है, इम्यूनाइजेशन और बड़ा फैक्टर है। तो मैं उनको एग्जांपल देती हूँ इम्यूनाइजेशन का, कि कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो डॉक्टर्स ने आके, नर्सेज डॉक्टर्स ने आपको कोरोना का या डिफ्थीरिया का या टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया, तो क्या, तो हमारे शरीर में जो सफ़ेद सेल्स होते हैं, लाल वाले तो हमारे ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, रेड ब्लड सेल्स, बट वाइट जो हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं। तो जैसे ही फॉरेन बॉडी आई है, आपको इंजेक्शन लगा है, तो कहेंगे दुश्मन आया, उसी वक्त उसको ख़त्म कर देते हैं। पर दूसरी बात क्या है, उनके अंदर मेमोरी है, यादाश्त है कि कौन सा दुश्मन आया था। तो उनको एग्जाम्पल बहुत अच्छा देती हूँ मैं अपनी प्रशंसा खुद कर रही हूँ बोलेंगे कि अगर एक आतंकवादी आ जाए तुम्हारे गांव में, तो तुम डंडा सोटा लेके उसकी पिटाई करोगे, ओके, मिलके, पर तब तुम तैयार हो जाओगे, एक आया तो और भी आ सकते हैं, तो सब तैयार हो जाओगे ना कुछ तुम्हारे पास होएगा। तो उसी तरह तुम तैयारी कर लिया, वो अगर आ गए, इकट्ठे आ गए, नहीं तो वो तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। इस तरह तुम तैयार होगे, तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे अंदर जो मेमोरी, जो आर्मी प्रोड्यूस करते हैं, जो फौज कर उसके अगेंस्ट जो दुश्मन आया था, तो फौज जब तैयार है आपके अंदर, तो बस अब जैसे हेपेटाइटिस हो गया या डिफ्थीरिया या टेटनस, आज क्या बताऊँ, 2019 में हम अमेरिका वापस गए हुए थे 2 महीने के लिए, तब मेरे को पता चला मेवात में ही 123 बच्चों को डिफ्थीरिया हुआ, और डिफ्थीरिया का इंजेक्शन आज से
55 साल पहले जब मैं मेडिकल स्कूल में थी तब भी हम देते थे, पर वो अगर नहीं लगवाएंगे तो उनके बच्चे कहाँ से प्रोटेक्ट होंगे। तो आई थिंक इंडियन सोसाइटी में जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं वो वैक्सीनेशन को लेके आपने क्या देखा है, सीरियसनेस ऐसी? नहीं, आज अब तो बहुत काफ़ी अवेयरनेस आ गई, एक्सेप्ट फॉर सम धर्म ग्रुप्स में, कि उसमें नपुंसकता हो जाएगी और उसमें वो मर जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसी के लिए जब हम स्टडी भी कर रहे थे जॉन्स हॉपकिंस सोसाइटी, इसीलिए कि उनको अवेयरनेस दिलाने के लिए जा के आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को भेज के बच्चों को ला के ANM के पास तो इंजेक्शन लगवा रहे थे, करवा रहे थे। हमने उसका इंक्रीज़ किया था, पर बहुत ज़रूरत है उसकी। और जैसे अमेरिका में, जैसे हमारे बच्चों के जब शॉट्स लगे उसके बाद वो शॉट्स का रिकॉर्ड माँ बाप के पास कॉलेज तक रहना है। कॉलेज में भी जब जाएंगे और वो रिकॉर्ड अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे बच्चों को दोबारा वैक्सीन लगेंगी। ओके। पर यहाँ पे क्या है कि उनको उनका जो देते भी हैं, कागज़ देते भी हैं, कोई संभाल के रखते नहीं हैं। स्कूल्स में भी एंट्रेंस पे भी पता नहीं कोई चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मोदी को जी बोला हुआ, बेटी बचाओ, बेटी को खिलाओ और बेटी को पढ़ाओ। मैंने आंगनवाड़ियों में लिखवाया हुआ है कि खिलाओगे नहीं तो उनका दिमाग कैसे बनेगा। इम्यूनाइजेशंस का जब तक रैकेट स्कूलों में, और जब पेरेंट्स को उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी तो क्या, फिर उनको बाकी चीज़ों के बारे में बताती हूँ कि कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो दुख की बात है, जब कई बार कई बड़े स्कूलों में भी जब मैं जाती थी तो जब पता चलता डॉक्टर आई हैं, आधे बच्चे गायब हो जाते थे, और इंजेक्शन लगेंगे इंजेक्शन लगेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लेके आई, क्यों? अवेयरनेस की कमी है। और तुमको ये कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्पेशली थिंग्स लाइक जर्मन मीजल्स, जो रूबेला होता है, उसकी मैं उनको पूरी कहानी सुनाती हूँ कि कैसे, क्योंकि अगर रूबेला हो जाए माँ को नहीं, मतलब उसके किसी बच्चे को, और वो प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा अपंग पैदा होएगा। रूबेला जो खसरा है वो इतना ज़बरदस्त है। तो कैसे आज से 50-60 साल पहले जर्मनी में इसका रिसर्च हुआ था, क्योंकि बच्चे अपंग पैदा हो रहे थे माताओं के। तो पता चला कि एक खसरा हो रहा था उन फैमिलीज़ में जिसमें जिन माँ प्रेग्नेंट थी और बच्चे को कोई खसरा हुआ था। फिर उन्होंने उसकी बर्थडे पार्टीज़ की, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं ना, तो सबने तो कोरोना का शॉट नहीं लिया, कईयों को इसका फ़ायदा हो गया एक दूसरे से, तो उसी तरह उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो उसमें रूबेला में क्या करते थे, जब तक साइंटिस्ट ने उसका वैक्सीन नहीं बना ली, वो जो बच्चे जिसको भी वो खसरा हुआ है और उसकी माँ बाप मतलब माँ प्रेग्नेंट नहीं है, उन बच्चों के इकट्ठा के बर्थडे पार्टी करते हैं ना, ऐसे बर्थडे पार्टी की, सो आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को इम्यूनिटी हो जाएगी। अब उनकी मदर प्रेग्नेंट हो जाए तो उनको तो इस तरह रूबेला शुरू हुआ। तो जस्ट टू गिव देम द आइडिया दैट हाउ द साइंटिस्ट ट्राई टू डू इट, तो उसकी हर्ड इम्यूनिटी से। पर अभी हमने स्कूलों में, आई थिंक 5 साल पहले सब स्कूलों में MR के टीके लगवाए थे बड़े बच्चों को भी, क्योंकि अगर बचपन में भी अगर लगा या नहीं लगा तो एटलीस्ट जब ये टीन एजर्स हैं इनको लग जाएगा तो अब बड़े हो जाएंगे, शादी होएगी, बच्चा होएगा तो इनको ना होए। तो उसमें भी कितने बच्चे माँ भेज नहीं रहे थे बच्चों को स्कूल में, बच्चे नहीं आ रहे थे कि लैक ऑफ एजुकेशन। पर देखो, अगर हॉस्पिटल के अंदर लिखा हो जगह जगह पे, सिंपल एग्जांपल, ये जो है मेट्रो, जब मैं मेट्रो में गई इतनी सफाई में इतनी खुश हुई, जगह जगह लिखा है, कोई थूक नहीं रहा, कोई फेंक नहीं रहा। मेट्रो जैसे ही बाहर निकलो हॉस्पिटल के अंदर लिखा हुआ है, और हॉस्पिटल के बाहर हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हम जैसे जिस ग्रुप पे हम गए हैं हॉस्पिटल में जब कुछ करने के लिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह, जो इंडिया की बात कर रही हूँ, अमेरिका नहीं, जैसे बाहर आओ, जहाँ खाया वहीं फेंका, वहीं किया। तो ये सिविक सेंस कब बढ़ेगी, कब बेटर होएगी? और जब तक ये हाइजीन नहीं, तो जब उसकी एक और बात बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं 7th ग्रेड में थी जब मेरे को खुद स्वच्छता का प्राइज़ मिला था क्लास में, स्कूल में बेस्ट क्लीन स्टूडेंट। मेरे को बनना ही था डॉक्टर। तो एक हमारी वो आई थी कोई मिनिस्टर, तो जब प्राइज़ दिया तो उन्होंने एक टॉक दी थी। उनकी जो टॉक में जो उन्होंने बोला था, मेरे को आज तक मैं अमेरिका में भी और इंडिया में भी बताती हूँ, अपना घर साफ़ करो तो अपने घर के आगे की आधी गली साफ़ कर दो। उसने भी किया, आधी गली करते करते
घर भी साफ हो गली भी साफ हो गई। पर उस मिनिस्टर ने नाली की बात नहीं की थी। तो जब मैं इंडिया में आई तो वहाँ अमेरिका में तो नालियाँ होती नहीं हैं, सब अंडरग्राउंड ही होता है। तो यहाँ पे जब मैंने नालियाँ देखी तो मैंने उसमें ऐड कर दिया कि 2 लकड़ियाँ, और गांव में जाती थी जब चेक पहले, 2 लकड़ियाँ साथ में रख दो और उनको दरवाजे के पास। तो नाली में कूड़ा फंसना चाहिए या चलना बहना चाहिए, पानी बहना चाहिए। तो रुकता क्यों है, क्या होता है? तुम जहाँ भी खाते हो फेंकते हो, हवा से जाके स्टक हो जाता है, पानी रुक जाता है। 2 लकड़ियों से कूड़े को बाहर निकालो और 1 डब्बा पानी डाल दो। तुमने डाला, उसने डाला, तो करते करते नाली भी साफ हो गई, पानी बहने लग गया। और तुम देखते हो ये पानी के ऊपर गंद भरा पड़ा है, रुका पड़ा पानी, डॉट डॉट। ये डॉट डॉट क्या है? ये मॉस्किटोस के अंडे हैं। एक मॉस्किटो 300 अंडे देता है 1 महीने में। और वो जो लार्वे उसके जो पानी को हवा उससे ले रहे हैं, तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब बीमारियों से, तुम टाइफाइड, कॉलरा, जो गंदगी से। तो पर नालियाँ भरी पड़ी हैं, तुम अपनी गली भी साफ़ कर दो और घर भी साफ़ कर दो तो क्या फ़ायदा? और थूकें भी पड़ी हैं तो थूकों से साथ घर में घर। आपने अभी जिक्र किया कि कम उम्र में शादी करना एक लाइक काफ़ी इशूज है, एब्सोल्युटली। राइट? तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि आजकल एक और ट्रेडिशन है, मतलब चलने लगा है अभी, कि लोग थोड़ा सा कैरियर सेटल करने के वजह से लेट भी शादी कर रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ राइट टाइम जो होता है कि बेबी करने का, वो एज आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, दैट्स बेस्ट एज इज 20 के ऊपर, 20 के ऊपर। 20 के ऊपर। पहले 18 लड़कियों का बोला था, 21 लड़कों का बोला था। अब थिंक लड़कियों का इंक्रीज कर दिया है वैसे। पर 20 से 40 की जो एज होती है, दैट इज़ द बेस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। पर हाँ, ये बात है आजकल 30 पे ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, या ना ही हो रही हैं। हाँ, वही। और हो भी रही है तो एक बच्चा हो रहा है खाली, क्योंकि पर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एक को खाली करते हैं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते कहते हैं हम अपने आप ऊपर वाले की देन ऊपर वाले की देन है। Right. तो 18 से पहले लड़की की शादी नहीं और 21 लड़की की शादी नहीं। हमने जब स्टडी की जाके मेवात में, वहाँ पे आई थिंक 90% यंग एज में होती हैं। पर उनके रजिस्टर में देखा तो पता नहीं इतने सालों में कोई पता नहीं 100 भी नहीं बच्चे थे। क्योंकि अगर लड़की वाले बोलें कि लड़की की कम एज है, या लड़के वाले बोले लड़की की, एक तो उनका वही कवाड़ा हो जाएगा आगे और वो कौन बताने वाला है, कौन करने वाला है? वो खुद ही तो करवा रहे हैं, तो खुद जेल में जाएंगे, क्या करेंगे? तो कोई कुछ करता नहीं है इसके बारे में। हमने उसकी भी स्टडी की थी। तो पर लड़कों की एज थोड़ी बड़ी जो रखते हैं, वैसे उल्टी बात है क्योंकि आदमी लोग कम जिंदा रहते हैं, औरतें लंबी जिंदा रहती हैं। पर आदमी मैच्योर, द मेल सेक्स मैच्योर्स लेटर देन द फीमेल। तो इसलिए फीमेल जो यंगर होती हैं, आदमी बड़े होते हैं। पर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बेस्ट है जो है 18 से लेके या 20 से लेके 40 तक। उसके बाद 40 के बाद प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, ट्राइसोमीज एंड ऑल दैट, डाउन सिंड्रोम एंड ऑल दैट। और आदमी की भी बड़ी एज के से भी प्रॉब्लम होती हैं। तो बेस्ट एज वो है, पर बिकॉज ऑफ द करियर, एजुकेशन एंड ऑल दैट। एक और चीज़ है मैम कि वैक्सीनेशन, और जैसे मेल फीमेल की बात हो रही है, तो वैक्सीनेशन में कुछ ऐसा स्पेशली वैक्सीन फॉर फीमेल होता है बच्चों हाँ, का, मतलब? यस। फीमेल की एक HPV वैक्सीन होती है। ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ये जो एक वायरस है, HPV वायरस, वो बहुत डेडली वायरस है। तो वो हम लड़कियों को, टीनेज लड़कियों को देते हैं। तो अभी वो शुरू हो गया इंडिया में, पर इतना इट्स एक्सपेंसिव वैक्सीन, और फिर लगवाते भी अवेयरनेस तो वैसे ही नहीं है। तो उसकी पर दैट HPV वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर वो कैंसर जो नीचे सर्वाइकल कैंसर, उससे प्रोटेक्शन हो जाता है। HPV कैन कॉज कैंसर। एक इंडिया में एक और चीज़ देखा गया है कि बच्चों को खास करके अगर लाइक कोई भी इशू हुआ, कोल्ड, फीवर और समथिंग, तो पेरेंट्स मेडिकेशन लाइक कहीं लोकल मेडिकल स्टोर से लेके दिया या कुछ ऐसा, तो इस पे मतलब इस पे मैं आपको बताती हूँ। आज से बहुत साल पहले की बात है। मैं इंडिया आई हुई थी तो इन लॉज के पास विज़िट करने के लिए। तो मैं फार्मेसी में गई कि मेरे जेठ को
कुछ थ्रोट की प्रॉब्लम थी, मैंने चेक किया तो मैं जब फार्मेसी पे गई तो एक मदर आई तो कहती है फार्मासिस्ट को, हाँ मेरा टेट्रासाइक्लिन की गोलियाँ देना, दवाई देना। तो ऐसे ही मैंने बोला, बहन जी आप ये किसके लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फार्मासिस्ट देखते भी नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं। तो कहती है हाँ मेरे बच्चे को ये। तो मैंने कहा पता है कि टेट्रासाइक्लिन 8 साल से छोटे बच्चे को नहीं देनी चाहिए, आप उसकी ज़िंदगी भर के लिए उसके दांतों का डैमेज कर दोगे, ना। तो है, तो मैंने फार्मासिस्ट को बोला आप पूछते भी नहीं हो कि किसके लिए लिया जा रहा है, कौन लिया जा रहा है। पर दिस इज़ आई एम टॉकिंग गुड, आई से 40 ईयर्स बैक की बात। आजकल तो पूछते हैं, करते हैं, पर मतलब अगेन अवेयरनेस नहीं। और और ये जो कफ सिरप्स की जो हो रहा है पीछे, जब ये भी जितना एमपी में जो हुआ, बहुत हुआ कफ सिरप्स का। अब कितने कफ सिरप्स जो बैन हुए हैं अमेरिका में भी, इंडिया में भी बैन हुए हैं। अभी जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तो उनको लास्ट 1-2 दिन पहले आने से, डिस्चार्ज से पहले कफ शुरू हो गई। तो जो डॉक्टर्स ने जो कफ मेडिसिन सिरप लिख के दिया, मैंने गूगल में देखा वो तो बैन हुआ है, पर अवेलेबल है, तो इन्होंने बोला मैं नहीं लेता, पर आई मीन द थिंग्स व्हिच आर बैंड दे शुड बी बैंड, हाँ, मतलब आप अवेयर हैं तो चेक कर सकते हैं इसमें, लेकिन पर उधर तो माँ और फिर जो मिलावट भी जितनी है ऑफ ऑल, देखो न्यूट्रिशन, मैं तो उस दिन व्हाट्सअप देख के शॉक्ड हो गई कि ये जो सब आइसक्रीम्स बना रहे हैं, ये मिल्क की, उसके अंदर मिल्क भी नहीं है, सब मिल्क तो नाम ही नहीं है उसमें, नाम भी नहीं है। तो 3 लीटर मिल्क में 3000 लीटर बना रहे हैं यूरिया और ये डाल के, और सब बच्चों को जब खिला रहे हैं, और माँ बाप भी नहीं देखते हैं कि ये जो पैकेट, नाइस पैकेट, और ये हॉर्लिक्स वगैरह। मैं बोलती हूँ माताओं को, अगर तुम प्रॉपरली ये जो थाली में ये जो बता रही हूँ ऐसा खाना दोगे हर खाने में, मैं तो मेन्यू भी देती हूँ उनको, मैं लड़कियों को लड़कों को मेन्यू भी बना देती हूँ कि तुमको हफ्ते भर का मेन्यू दे रही हूँ। तो अगर आपको भी बता देती हूँ, आप भी, अब जैसे माँ ने बनाया गोभी का, आलू का या प्याज का परांठा बनाया, तो उसमें सब्ज़ी भी आ गई और आटा भी आ गया, साथ में दही दे दी, तीनों चीज़ें आ गई ना। अच्छा, उस तरह चिल्ला बनाया बेसन का, उसमें सब्जियां हो गई, बेसन हो गया, साथ में दही दे दी। ओके, दलिया बनाया दूध वाला, दूध में दलिया और उसमें केला डाल दिया, दूध भी आ गया, सीरियल भी ग्रुप आ गया, फल भी आ गया। अगर नमकीन दलिया बनाया सब्जियों वाला तो सीरियल ग्रुप, वेजिटेबल ग्रुप, और साथ में दही ले ली, और उसके बाद उसके जो सेमियाँ जैसे बनाई, जैसे वो नमकीन। और अगर पनीर का परांठा बनाया तो पनीर आ गया और सीरियल ग्रुप आ गया, साथ में सब्ज़ी दे दी। और दाल का परांठा बनाया तो दाल आ गई, रोटी आ गई, मतलब अनाज आ गया, साथ में सब्ज़ी दे दी, हरी चटनी या सब्ज़ी दे दी। तो ऐसे मैं उनको मेन्यू भी दे देती हूँ कि जो जब खाएं तो देखें कि ये तीनों ग्रुप्स अगर जब तक मिल के नहीं आएंगे तो प्रोटीन बॉडी को लगेगा नहीं, और हाइट भी कम रहेगी, दिमाग भी नहीं बढ़ेगा, हड्डियाँ मांस नहीं बनेंगी, प्रोटीन की कमी और प्रॉब्लम। यहाँ पेरेंट्स को हमेशा वरीड रहते हैं कि बच्चों को खाना दिया, वो इधर उधर गिराया, खाया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि पेट नहीं भरा होगा और इस वजह से वो शायद फिर दूध पे, लाइक अभी हम बात कर रहे थे, दैट्स अनदर बिग प्रॉब्लम। यहाँ एक तो बोतलें, बच्चों के मुंह में बोतलें 4-4, 5-5 साल तक बोतलों पे दूध पिला रहे हैं, दे रहे हैं, और बच्चे ने अगर खाना नहीं खाया तो दूध दे दिया तो चलो जी ठीक, सेटल हो गया। बहुत रॉन्ग बात है। मैंने खुद देखा था, जब मैं आई तो मेरा नेफ्यू वो 4 साल का, तो बॉटल से दूध पी रहा है, तो इनका बॉटल शुड बी आउट 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मैक्सिमम होके। पर मैं माँ को बोलती हूँ नहीं, बकरी दूध पीता है, खाता ही नहीं है, खून की कमी होएगी, दूध में तो खून है नहीं, खाना खाने से दूध खून आएगा, दूध में तो खून है नहीं, तो खुद पिलवाते जाएं तो 1-1 लीटर भी पी लो तो उससे फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा फुल न्यूट्रिशन नहीं हुआ। तो उनको बोला हुआ है कि अगर बच्चा, तुम सब कुछ ट्राई करो, नहीं खाता, 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, कितने दिन रह जाएगा, पर तुम जब उसको दे देते हो जो उसको चाहिए, ऑप्शन दे देते हो, जैसे टेम्पर टेंट्रम होते हैं बच्चों में, लेट जाएंगे, रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे। मैं बोलती हूँ अगर माँ को, अगर बच्चे को छुरी पकड़नी है
और आपको पता है उसके लिए डेंजरस है, कट जाएगा हाथ, तो आप उसको छुरी दे देते हो कि वो रो रहा है? नहीं देते ना। क्या करते हो? उसका ध्यान डाइवर्ट करते हो ये इधर उधर और छुरी हटा देते हो। तो उसी तरह जब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, अगर आपने उसकी हर बात मान ली तो वो पैटर्न बन जाएगा। उसको पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा। और अगर आप उसके पीछे पीछे भाग भाग के खिला रहे हो, खाने का टाइम है, बैठो, आप भी साथ बैठो, चाहे खिलाओ ना खिलाओ, आप भी साथ बैठो, आप भी खाओ वो भी खाए, और सब कुछ ट्राई करना है, सब कुछ ट्राई करना है। एक और अगर नहीं खाएगा, एक दिन नहीं खाया, और आपको पता अगर अच्छा है बच्चे के लिए और नहीं खा रहा है, तो कोई ट्रिक्स लगाओ, कुछ करो, पर देखो कि बच्चा ज़रूर खा रहा है। पर अगर बोल दिया नहीं खाता नहीं खाता, तो मैं क्या करूँ, नहीं खाता कोई बात नहीं, खाली रोटी दे दी शक्कर के साथ, या तो आपने गुनाह किया ना। अब बच्चे को तो नहीं पता, उनको चिप्स पकड़ा दिए, और वो पोटैटो चिप्स बैग सिंड्रोम हमारा अमेरिका में हम बोलते हैं कि एक बारी खोलो चिप्स का पैकेट, जब तक अकेला नहीं निकल जाता तुम छोड़ते नहीं हो उसको। तो वही बात है। और जब इनको एक बारी लत लग जाती है बच्चों को, इन चुरमुरे पुरमुरे ऑल दिस गार्बेज और तली चीज़ों की, और क्योंकि बच्चे को तो जब जो जो खिलाओगे वही खाएगा। राइट। और हाँ, उसकी बात, एक और बात मैं बताती हूँ, थूकों की बात। मैं जब आंगनवाड़ी में जाके जब लेक्चर देती थी बच्चों को बिठा के, तो मैं उनको बताती थूकों की बात। तो इतने में एक छोटी सी लड़की, कोई होएगी 4 साल की 5 साल की, वो बैठी थी, हम बैठे थे, तो उसने पीक मारी इतनी ज़ोर से, लाल। मैं देख के मैं शॉक्ड होगी। तो सारे बच्चे बोलने लगे, मैम इसके घर में यही करते हैं। और उन बच्चों को पता था ना कि मैं क्या बातें बता रही हूँ, तो उसको उन्होंने सुना, सब सुना हुआ था, इसके घर में यही करते हैं। अब देखो बच्चे ने कहाँ से सीखा है, पान खाना, फिर थूकना, वैसे करना, ऐसी पीक मारी। मैं तो शॉक्ड हो गई। सो जो 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 तुम करते हो, बच्चे तुम्हारा एक्शन देखते हैं। बच्चे, तुम बोलते रहो झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, ये नहीं करो वो नहीं करो, बट वो देखते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अब तुम जंक खा रहे हो, तुम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो। अगर बच्चे स्कूल जाएगा बिना ब्रेकफास्ट किए, दिमाग तर है नहीं, पढ़ाई हो नहीं सकेगी, खून बनेगा नहीं, नींद आएगी, खून की कमी हो जाएगी, पढ़ाई में ग्रेड्स डाउन हो जाएंगे, सिर दर्द होएगी। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज the breakfast. I mean, every little thing adds on. It's, that this comprehensive health talk जो देना, one can go on for और motivational और भी important, जो बड़े बच्चों के लिए जैसे मैं motivational talks देती हूँ, कि अगर तुम हर वक्त कहते रहो, मर करते रहो, हाँ हाँ ये क्या है क्या है क्या है क्या है, हाँ मैं क्यों पैदा हुआ, मैं ये क्यों हुआ, मैं like always grumbling और नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम नेगेटिविटी आती आएगी। स्टे विद द पॉजिटिव पीपल। तुमको पता नहीं है कि उसके साथ क्या बीती है, तुम अपनी रोना रो रहे हो, तो क्या पता, और कंपेयर भी माँ बाप को करना चाहिए कि अगर बेटा या बेटी है या बहुत स्मार्ट है तो तू नहीं है। कंपेयर, हर एक अपने अपने कर्म है, अपने अपनी ब्रेन है, तो पेरेंट्स को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, टीचर्स को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो एनकरेज करना चाहिए, जितना भी, अगर आर्ट में तेज़ है आर्ट में, साइंस में तेज़ है साइंस में, जिस चीज़ में जिस लाइन में भी है उसकी। मैं कभी नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो वो भी मरमर करते रहेंगे। तुम माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकते, ना बहन भाई को, या दोस्त छोड़ सकते हो, अगर वो अच्छे नहीं है तो उनको छोड़ दो। द करेज टू एक्सेप्ट what you can't change and change what you can, and have the wisdom to know the difference. पहले जो चीज़ नहीं बदल सकते, माँ बाप नहीं बदल सकते, तो एक्सेप्ट करो और लिव विद दैट। और जो चेंज कर सकते हो, जैसे दोस्त कर सकते हो चेंज, अगर अच्छे नहीं हैं तो, पर हैव द विजडम कि किसको चेंज करना है, किसको नहीं करना है। सो वेरी लॉट ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स के ऊपर मैं देती हूँ कि जो तुम सोचते हो, माइंड इज़ नथिंग बट थिंकिंग। तो नेगेटिव में ना जाओ, अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू बिकम। वंस यू हैव दैट थिंग, और अपने आप को, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कांट ट्रस्ट गॉड। यू आर गॉड, यू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव दिस। सो उनको मोटिवेशनल टॉक्स भी बहुत देती हूँ। तो लाइफ इज़ अ स्कूल में टीचर्स आर योर असाइनमेंट्स, तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी तुम्हारा, और फेलियर हो जाएगा तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल्स ऑफ एडिसन एंड ऑल दैट फेलियर्स
King Solomon and all that. So इतने एग्जाम्पल देती हूँ so that कि फेलियर किसी की ज़िंदगी में हो सकता है, बट उसके बैठ के रोने के और आत्महत्या करना, ये जो सुसाइड करना, रिस्ट काटना, ये वो, उसके बारे में भी सारा बताती हूँ so that they can achieve something, they can become something. कुछ अपडेट्स जो पीछे इंसिडेंट हुआ उसके लिए? Educated senior citizens like us, you know, they can be so badly blackmailed and fooled राइट. by these fraudsters. तो जब मेरे को कॉल आया कि आपने ये मनी लॉन्ड्रिंग की है नरेश गोयल के साथ, जिसने 500 करोड़ का कुछ फ्रॉड हाँ, वो कैनरा डिफेंस बैंक वाला. या जो नेशनल कैनरा से पता नहीं किस बैंक से हाँ था, हाँ. तो आपने यू आर पार्ट ऑफ द सस्पेक्ट, आपने किया है. तो उन्होंने कहाँ से मेरा नंबर, कोई मेरे नाम के अगेंस्ट नंबर लगा दिया. उनको बैंक वाले मिले हुए हैं, सब राइट राइट. सब बीच में बैंक वाले मिले होते हैं, उनको पता है कि किसके पास. हमारा एक केस सेटल हुआ था पीछे, तो उसका मनी आया था. अदरवाइज कौन इतना पैसा रखता है साल में. तो इतने 10 साल से केस चल रहा था, वो सेटल हुआ, तो उसका जो पैसा आया हुआ था, तो बैंक में ये नॉट हमारी ब्रांच वाले, यू नो, सारे जो, तो मुंबई में किसी कैनरा वाले ने मेरे नाम के पीछे, क्योंकि मेरे कोई मैसेजेस आते थे कि अब इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है मेरे हाँ, फोन पे. कुछ ना डेटा कहीं से तो. हाँ, तो डाटा कलेक्ट कर लिया मेरे से, मेरा आधार कार्ड वगैरह कुछ पता नहीं कहीं, नो, दे कैन ट्रैक डाउन एवरीथिंग. सो दैट्स वन थिंग दैट द डिजिटल इंडिया तो बहुत अच्छा है, पर अगर डिजिटल इंडिया में अगर सिक्योरिटी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ओपन हो गया है, राइट राइट. तो व्हाट इज़ द यूज़. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कभी भी कोई कॉल आए तो उसको डोंट टेक इट एज अ गॉड सेंट वर्ड. तो वही हुआ, क्योंकि उन्होंने ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, हमारे को डेथ थ्रेट्स देने शुरू कर दिए हम दोनों को, कि वो जो नरेश गोयल का बंदे आके तुमको मार देंगे, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम पुलिस हैं, ये है वो है, RBI वांट टू क्लियर आउट ऑल योर अकाउंट्स टू सी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई है, तुमको सब कुछ बताना पड़ेगा, सब कुछ जो है म्यूचुअल फंड, ये वो शेयर, ब्ला ब्ला ब्ला. ये 15 दिन तक ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ हुआ. 16 दिन. तो इंडिया में आप लोग लाइक अकेले हैं और हाँ, क्योंकि हम US के हैं और US से इधर आए सेवा करने के लिए, दोनों बच्चे उधर हैं, तो हम तो क्योंकि वहाँ भी तो मैं सेवा ही करती थी, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर, तो तुमको तनख्वाह मिलती है, तो तुम 100 देखो पेशेंट या 50 देखो, और डॉक्टर्स बना रहे हो तो एजुकेशन दे रहे हो. तो वहाँ भी तो मैं कहती थी बच्चों को कि मैं वहाँ क्या सेवा करूँगा, सेवा 40 साल सेवा ही की है, अब मेरे को अपने भारत माता के बच्चों की सेवा करनी है. विवेकानंद ने बोला था ना, बहुत अच्छी बात, जब वो आए थे शिकागो में, तो उनके उधर लोगों ने बहुत पसंद किया था उनको, आपको पता है उनकी जो स्पीच. तो उनके जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने उनके लिए बहुत 1000 आइलैंड जगह है अपस्टेट न्यूयॉर्क में, आश्रम भी बनाया हुआ है बहुत अच्छा, कि आप यहीं रह जाओ स्वामी जी. वो बोलते नहीं, डोंट सर्व योर आंट एट द कॉस्ट ऑफ योर मदर. अपनी आंटी को सर्व नहीं करो, अपनी माँ को पहले सर्व करो. तो हमने कहा हम अपनी आंटी को सर्व कर रहे हैं अमेरिका में, अब हम जाके अपनी भारत माता को सर्व करते हैं. तो इसलिए हम दोनों ने अर्ली रिटायरमेंट लेके दोनों आए, और हमने कहा कि यहाँ पे आके हम ये करेंगे सेवा, और यही कर रहे हैं 11 साल से. पर क्या पता था कि हमको लूट के ले जाएंगे. हाँ. ये वैसे डिसीजन किसका था सर, बताएंगे? दोनों. यहाँ शिफ्ट होने का दोनों का था, दोनों. मैं एक्चुअली, मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था, मैं आपको बता देती हूँ. जब हमारी शादी, एंगेजमेंट से, हमारी शादी से थोड़ा पहले ही एक टीचर थे मेरे ब्रदर, MA कर रहे थे मैथमेटिक्स में, तो उसके जो ट्यूटर थे वो IAS ऑफिसर थे देवनगर में, हम रहते थे रोहतक रोड पे. तो उन्होंने मेरे को बताया था कि 1 महीने में प्रिंस चार्मिंग आ रहा है, तो तेरी शादी 1 साल के अंदर हो जाएगी. तो मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह से उन्होंने जो बताया, तो उन्होंने बोला था यू विल सेटल इन अमेरिका, बट आफ्टर 38 years 40, like that approximately, you will come back to India. तो ज्योतिषों में नहीं विश्वास किया गया. No, but I mean everything he said was right. Everything he said was right. It came out everything right. That for difficult delivery will be very difficult and all that. जब गलत होती है कोई नहीं. नहीं, पर उन्होंने जो बोला, and in 1 month, जुलाई में बोला उन्होंने, अगस्त में ही came from America. और सितंबर में we bought that picture that we got engaged, got married, that, you know. तो बताओ,
तो और उसने बोला कि फर्स्ट डिलीवरी डिफ़िकल्ट होएगी, उसने ये बोला कि आफ्टर 38 years or so, I mean he could tell 43 years, तो दैट यू विल कम बैक टू इंडिया। पर उसने आगे नहीं बताया कि इंडिया में ही फंसे रहेंगे कि वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो बच्चे बोलते हैं व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक। बट एनीवे, तो उन्होंने बोला तो मैं हमेशा सोचती थी, कई बार आती थी जब विज़िट करने के लिए बच्चों के साथ, तो उनको भी करती थी कि वो तो वहीं पैदा हुए कि एटलीस्ट दे विल आल्सो गेट टू नो मोर इंडिया। पर उनका अटैचमेंट नहीं रही क्योंकि नेचुरली वहीं पैदा हुए वहीं। और दूसरी बात है, पर हम अटैच थे। जब भी कोई हमारे जो गान आते हैं, जब राष्ट्रीय गान वगैरह आते हैं, जनगण मन वगैरह, तो एकदम इंसान हमको उधर का अभी तक वो जो नेशनल एंथम कभी नहीं। सो वी हैड ऑलवेज हैड द फीलिंग। तो इनका भी बड़ा मन था क्योंकि आईआईटी से गए थे, तो इनका भी बड़ा मन था कि करना है। तो दोनों का, तो विद गॉड्स ग्रेस स्पिरिचुअलिटी में भी भगवान ने इकट्ठा भेजा 2004 में, और ये वाला पाथ भी इकट्ठा ही आया। तो पहले के जो आपके एक्सपीरियंस है और अबाउट इंडिया एंड सोसाइटी, और जो अभी आपके साथ इंसिडेंट हुआ फ्रॉड केस का, उसके बाद में इज देयर एनी डिफरेंस और समथिंग? नहीं, अब क्योंकि वी नेवर फेस्ड एवर, अमेरिका में तो लॉयर्स चाहिए भी नहीं होते, खाली घर बदलो तो घर नया लो तो लॉयर चाहिए होता है। कभी पुलिस के साथ पाला नहीं पड़ा कोई। और इसीलिए मेरे को इंडिया में भी जब लोग बोलते थे ना यहाँ पे तरीक पे तरीक थे, वो तो हमने देख लिया जो आके यहाँ पे, और दूसरी बात है कि यहाँ पे कितनी भ्रष्टाचार और ये इतना ज़बरदस्त है इंडिया में, तो वो तो हमको खुद ही पता चल गया कि हमने जो पैसा भेजा हुआ था वो कैसे मल्टीप्लाई हुआ। नॉट दिस वन, उससे पहले तो हमने भेजा था इसलिए कि हम आके यहाँ पे करना चाहते हैं जो हमारा मन था। तो और वो बात थी। दूसरी बात है कि हमने पुलिस के बात सुनते हो कि इतनी करप्ट है, इतनी करप्ट है, पर कभी सिचुएशन नहीं हुई थी ऐसे कि पुलिस से पाला पड़े। तो पर जब ये हुआ तो मैं आई ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर द यू नो द सर्विस पीपल, आर्मी, फॉर नेवी फोर्स। माय मामा was in the navy, and my nephew, my cousin was in the air force. तो मेरे को बहुत वैल्यू है उनकी। तो कभी का सोचा नहीं था कि वो कुछ लोग करते हैं, पर सुनते थे कि इंडिया में तो बड़ा बुरा हाल है। सो इज देयर एनी अपडेट ऑन दिस कि कुछ जो अमाउंट का कुछ हुआ नहीं, ऐसा? वही तो बात है। 10 तारीख को जब फाइनली हम हो गए, वो भी भगवान की कृपा थी कि उन्होंने बोला ये बुद्धू लोग तो इतने बुद्धू हैं कि हमने जाना भी नहीं था पुलिस स्टेशन। हम सोच रहे थे जब क्लियर हो जाएगा तो पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा, आरबीआई रिफंड करना शुरू कर देगा वेरीफाई करने के बाद। ये बोलते हैं चेक करते हैं, अब आ रहा है, वापस शुरू हो रहा है। तो बट दैट नाइट, द लास्ट नाइट, जब उन्होंने 50 लाख और लिया, जब उनको पता था एक एफडी और पड़ी हुई है, तो आया 50 लाख। आप जब तक नहीं डिपॉजिट करोगे ये क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो वापस नहीं आएगा। तो पर एनीवे, फिर उस रात को मैंने बहुत प्रेयर्स की, बहुत रोई वोई। तो मैंने कहा को भगवान कोई डायरेक्शन तो दो। तो सरस्वती माँ उनके दिमाग पे आई इतना बताने के लिए उनको कि इनको कह दो कि हाँ पुलिस स्टेशन में जाके बोल दें कि आरबीआई से रिफंड हो जाएगा तुम्हारा पैसा। तो उन्होंने खुद आपको बताया? उन्होंने, क्योंकि हमको बोलते थे कि आरबीआई रिफंड कर देगा। पर ऑन द लास्ट डे हमने टोटल भी नहीं किया था कितना, तो उन्होंने वो 1435 जो पहले चला गया था, 50 तो लास्ट डे गया ना, राइट। कहते उसका भी नहीं आएगा क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना। बड़े स्मार्ट थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो उसका नहीं। 1435 का आपको रिफंड आज आरबीआई इसका बाद में आएगा, उसका आ जाएगा तो उनको ये वाला कोड दे देना। तो मैंने कहा मेरे को लिखवा दो, मेरे को पता नहीं क्या बोल रहे हो, पीएमएलए ब्ला 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 ब्ला। मैंने लिख के मैं गई पुलिस स्टेशन पे जब गई तो उन्होंने देख लिया कि ये तो कुछ गड़बड़ लगती है, और जो उनको समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला मेरे 14 करोड़ पैन, जब उन्होंने करोड़ वर्ड सुना तो उनके तो एंटेनास खुल गए कि तो तब उन्होंने एसएचओ को बुलाते हैं, एसएचओ को बुलाया। तब तक वो जो थे फ्रॉडस्टर वो निकल गए, कोई पता नहीं और बदतमीज़ बंदा आ गया और वो एसएचओ पे चिल्लाने लग गया, इनका पैसा पे एसएचओ पे चिल्लाने। वो एक वो लेडी है जटनी, वो भी वो उस पर उसको एसएचओ कैसे बन गई तू, ब्ला 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 ब्ला, उसको बकवास करने लगा, इनका पैसा वापस कर दे। उसने बोला तू कौन है, तू क्या बकवास कर रहा है, उसको गालियां दे रही उसको।
उसने बोला मैम आपके साथ फ्रॉड हुआ है, फ़ोन पकड़ो, बंद करो। तब मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा तू कौन है, आपसे तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई, आप कौन बदतमीजी से बात कर रहे हो। वो DK गुप्ता कहाँ गया जिसका मैं फ़ोन लेके साथ में गई थी, उसकी वो मर गया, उसका कत्ल हो गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। कैन यू बिलीव इट। तो वो तो एटलीस्ट उसी दिन फिर साइबर नेचुरली उसने बोला कि साइबर वालों को उसी वक्त ही द्वारका साइबर ब्रांच में आपका हाँ, केस चल रहा था। फिर उस दिन सैटरडे था, तो उस दिन तो फिर लॉयर और ये FIR हुआ, सब कुछ हुआ, JCP से भी बात हुई। फिर मंडे को द्वारिका में गए, तो द्वारिका में तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे ACP ने दिखाया हमको, JCP वाज नॉट अवेलेबल दैट टाइम, ACP ने दिखाया हमको कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन पे कि कैसे मनी थाउजेंड्स में फनल हुआ है 7 अकाउंट से, और बाहर कंट्रीज में, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड ऑल दैट, सब जगह क्रिप्टो करेंसी ऑल दैट। तो पहले दिन ही उसने बोल दिया कि 50% तो चांस नहीं है आने का, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं 26 से, पर 50%, पर वो भी उसको भी टाइम लगेगा। पर 15 दिन के बाद, आई थिंक 12-15 दिन के बाद उन्होंने बोला कि 2,05,00,000 जो है रिकवर, वो फ्रीज किया है, अच्छा फ्रीज किया है। फ्रीज किया है। तो उसके लिए हमको इंडिमिटी बॉन्ड भी भरना था, तो किया कोर्ट में, उसका हमारे लॉयर ने जाके दिया। तो अच्छा भाई 2,05,00,000 तो दे दो। कैन यू बिलीव इट, आज 15 तारीख हो गई और 10 तारीख से शुरू हुआ ये काम, अभी तक कितना आया, 3 लाख अभी तक खाली आया, और वो भी 190 अकाउंट्स में, कोई 800 का, कोई 700 का, कोई 500 का, कोई 1200 का, कोई 1400, 190 वो ट्रांजैक्शंस। गया 7 अकाउंट्स में, या 7 अकाउंट्स में है, 8 transactions, हाँ, 8 ट्रांजैक्शन, बट 7 में गया, एक जगह में, 2 जगह, 2 बार ही गया, डबल जस्ट बैंक में। पर आई मीन 8 ट्रांजैक्शंस में सारा निकल गया, और 190 में खाली 3 लाख वापस अभी आया। तो जो फ्रीज किया था अमाउंट, तो वही तो समझ नहीं आ रही ना, मिलेगा, वो मिलेगा। पता नहीं कब मिलेगा। अभी तो इट्स लाइक टू लॉन्ग टाइम हो गया, टू लॉन्ग, आई मीन दिस कुछ महीने लग जाएंगे अभी। जो और 2,05,00,000 भी अगर आ जाए तो इंसान थोड़ा बोलता है कि चलो, हाँ कुछ तो वो भागते चोर की लंगोटी से ही वाला हाल है। राइट। पर वो भी नहीं, तो क्या, जाते जाते कुछ ऐसे टिप्स बच्चों के लिए और द सोसाइटी। जब भी कोल्ड होए तो प्लीज, मैं सबको बोलती हूँ, यू नो दिस WHO इज दैट यू व्हेन यू कफ, यू स्नीज और कफ, यू डू दिस, तो आपके साथ रहता है। हाथ पे करते हो तो इधर छुओ उधर छुओ, तो घर में कोल्ड, तो कहते हैं जुकाम एक बार लग जाए तो रौनक, तो या तो बैक ऑफ द हैंड या ऐसे करके ऑलवेज स्नीज और कफ। एक तो इम्यूनाइजेशन ज़रूर मस्ट, गुड न्यूट्रिशन मस्ट, और अर्ली न्यूट्रिशन। ये 2-2 साल तक वेट करते रहना कि दूध पिलाते रहे तो बस, यू नो, एंड मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मिल्क इज़ ओनली पार्ट ऑफ इट। द रेस्ट ऑफ द groups, fruits, vegetables, cereal group, the pulses group, dals and all that, very important for the brain growth। 3 साल तक बच्चे की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, और बच्चे को खिलाओ भी, पिलाओ भी, और इंटरेक्ट भी करो। अगर हाँ, ये इसी बात की इम्पोर्टेंट बताती हूँ। बार्सिलोना स्पेन में एक स्टडी हुई थी, और उन्होंने देखा था कि जिन बच्चों को 3 साल तक के बच्चों को, जो चाहे बेबी सिटर होए, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स होए, चाहे पेरेंट्स होए, अगर आधा घंटा भी क्वांटिटी, मतलब बच्चे रुल रहे हैं, आपस में रुल रहे हैं, हम बच्चे मेरे साथ हैं हर वक्त, नहीं, क्वालिटी टाइम तुमने आधा घंटा भी दिया उनके साथ, तुम आर्ट करो, स्टडी करो, पढ़ाई करो, पिक्चर दिखाओ, कुछ करो, खेलो उनके साथ भी, लूडो खेलो, कुछ करे उनके साथ, जो आधा घंटा भी क्वालिटी टाइम हर रोज़ दिया है ना, वो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। दे विल रियली हैव वेरी स्मार्ट ब्रेन्स, क्योंकि और बच्चों में क्यूरियोसिटी इतनी होती है, क्या है, तो तब पर अगर बच्चा अपने आप लगा रहा है, अपने आप कर रहा है, इसीलिए हमेशा बोलते हैं ना, तुमने शिक्षा लेनी है तो गुरु से लेनी है, चाहे उपनिषद लो, चाहे इंग्लिश लो, या कोई अपर विद्या या परा विद्या जो भी लेनी है, गुरु से, बिकॉज यू कैन नॉट इंटरप्रेट इट प्रॉपरली, यू कांट। तो किसी somebody has to teach you, because how you interpret it versus what actually it should be.
सो जो अगर आधा घंटा भी अगर पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, जो केयर टेकर ने क्वालिटी टाइम लगाया है 3 साल तक बच्चों के पास एवरी डे, दोज चिल्ड्रन विल गो वे मच अहेड। सो पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कमा रहा हूँ तो मेरे को टाइम नहीं है बच्चों के लिए, तो कोई बात नहीं। और माँ बोलेगी मेरे पास ही तो होते हैं, हर वक्त पास ही तो होते हैं, पर और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दी, ना ब्रेन ग्रोथ हुई ना बॉडी ग्रोथ हुई, फिर ऊपर से दे दिए फ़ोन्स पकड़ा दिए, टीवी ऑन कर दिया, बेबी सिटर बन गया और रॉन्ग कंपनीज में चले गए, और वॉच ऑलवेज। बच्चों को बताना है घर आके, स्कूल में गए हैं तो जैसे हमारे बच्चे जब आते थे स्कूल से सारी बातें बताते थे, आज क्या 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 हुआ, एंड पेरेंट्स हैव टू लिसन। अगर मैं बोलूँ उस वक्त कि नहीं अभी बस टाइम नहीं, बाद में सुनूंगी, बाद में सुनूंगी, तो क्योंकि मैं पहले आ जाती थी काम से, ये बाद में आते थे, तो फिर भी मैं पहले सुनती थी फिर ये सुनते थे, क्योंकि दैट बच्चे को पता है कि कोई तुम्हारा सुनने वाला है, आज क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ सब कुछ बताया जाता है। सो पेरेंट्स हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिसन टू द चिल्ड्रन। बस अपना ही ऑर्डर नहीं जमाते रहो, ये करो ये करो ये करो, बट लिसन ऑल्सो कि उनके अंदर क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो कई गए होता है कि मैं बोलती थी ओके नहीं, अच्छा जब डैड आ जाएंगे तब इकट्ठा बता देना, फिर मैं बोलती थी नहीं नहीं कोई बात नहीं, बताओ मैं आई एम वर्किंग, यू टेल मी। क्योंकि कई बार होता है जो उनके उसके वक्त तो उसके माइंड में उस वक्त आया वो बाद में ना आए, दो थॉट नहीं आए, जो भी वो थॉट प्रोसेस जो कर रहे हैं। सो पेरेंट्स हैव टू, द पेरेंटिंग इज़ वेरी पुअर इन इंडिया। पेरेंटिंग इज़, कोई प्रॉपर बुक नहीं आती है पेरेंटिंग की, पर फिर भी अगर पेरेंट्स को इतना पता चल जाए कि क्या खिलाना है, कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करना है, और पनिशमेंट, खाली पनिशमेंट पनिशमेंट दो, पर ऐसी पनिशमेंट भी नहीं जो वेरी हार्मफुल हो। हमने भी थप्पड़ खाए हैं, और अमेरिका में तो वो थप्पड़ भी नहीं होते अब, पर हमने भी थप्पड़ खाए हैं, पर ठीक है, जो गलत है गलत, जो ठीक है, पर दैट्स पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पेरेंट्स को नहीं एजुकेशन होएगी, इम्यूनाइजेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया रुबेला का जो प्रॉब्लम, अगर अपंग बच्चे पैदा हो रहे थे जर्मनी में, तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने बोला लेट्स फाइंड आउट, तो उन्होंने सारे जो मदर्स के बच्चे डिसेबल्ड हुए थे उनके घरों में सब स्टडी किया कि उसमें क्या क्या हुआ था। पता चला कि उनके एक बच्चे में खसरा हुआ था, उसकी फैमिली में भी होता तो फिर उन्होंने वो जो बर्थडे पार्टीज़ की हर्ड कम्युनिटी के लिए, और फिर वैक्सीन बनी, और फिर वैक्सीन देते हैं हम, वो वैक्सीन जो टीनेज पे भी देते हैं और अर्ली भी देते हैं, क्योंकि कई बार टीनेज तक इम्यूनिटी ख़त्म हो गई अगर उसकी, और देन नेचुरली व्हेन दे विल गेट प्रेग्नेंट एंड गेट मैरिड एंड ऑल दैट, तो नहीं, तो अब रुबेला का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी के लिए मदर जाती है तो पहले टेस्ट होता है रुबेला है उसके, इम्यूनिटी है कि नहीं उसमें। तो थिंग्स लाइक दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत अवेयरनेस चाहिए, बहुत अवेयरनेस चाहिए। तो मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट एक डेंट भी थोड़ा पड़ जाए, कुछ भी। और अब से हुआ है, मैंने जब मेवात में जब जाती थी तो एक स्कूल में प्रिंसिपल ने बोला कि मैम हमको ये हेल्थ का ये नहीं कराना, हमारे को ये जो मैक्स वालों ने एक प्रोग्राम दिया है पेशेंट असिस्टेंस, लाइक जो पेशेंट होता है ना उसके साथ जो बंदा बैठता है, नॉट द नर्स, तो एक जो बंदा बैठता है जो खाना पिलाना करना, सफाई रखना उसका उनका, और उनको उनका टेम्परेचर लेना, उनका देखना कि कोई गिर तो नहीं रहे, पेशाब वगैरह पार्टी वगैरह कराना, तो फिर वो नर्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो नर्स तो पर पेशेंट की तो नर्स नहीं होती है, नर्स तो 10 पेशेंट पे होएगी, 5 पेशेंट पे होएगी, और डॉक्टर वो 20 पेशेंट पे होएगा अस्पताल में। तो जो पेशेंट केयर असिस्टेंस का प्रोग्राम था उनके पास उसकी वो आई है, प्रोटोकॉल आया सारा। तो वो बोलने लगा कि आप इनको, हमारे को टीचर नहीं मिल रही है, हम आपको 10,000 देंगे तो आप इनको ये पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा पहली बात तो 10,000 तो अपने रखिए आप, और हम खाली वेंसडे, ट्यूसडे या वेंसडे को ही जाते थे मेवात में, तो मैं तो तब आऊँगी तो मैं आपको, और इंग्लिश में था तो मेरे को नेचुरली उसको हिंदी में करना पड़ा, और मैंने क्लासेस देनी शुरू कर दी जब जाती थी वेंसडे। तो 9th 10th 11th इनके गर्ल्स को और बॉयज़ को भी, तो फिर बाकी बच्चे भी इंटरेस्ट हो जाते थे
एवरीबडी वांट्स टू लर्न एंड नो। तो वही मैम हमको भी हम भी सुन लें, हम भी सुन लें। तो मैं बोलती थी कि मैं आज वो डॉक्टर सेठ बिजी हैं वो मोबाइल वैन में और मैं एजुकेशन दे रही हूँ। तो ये स्कूल में, उस स्कूल में 8 लड़कियां नर्सिंग में गई हैं, यू नो। तो क्योंकि उनको जब अवेयरनेस हो गई, तो क्योंकि दिस गिव्स जो बैकग्राउंड टू एज अ पेशेंट केयर असिस्टेंट। उनको हॉस्पिटल भी, वो लंदन हॉस्पिटल है वहाँ पे मेवात में, वहाँ पे लेके गई, उनको दिखाया कि हॉस्पिटल में सेटिंग कैसे होती है, तो जैसे पेशेंट होता है कहाँ ये बैठते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करती हैं, वो सब भी सिखाया। तो उनको फिर उनके पास उनको टीचर मिल गई थी। तो मेरे को ज़्यादा कोई 6 महीने वो बाकी चेकअप मतलब टॉक्स तो देती थी, पर ये जो कोर्स था उनका, ये खाली मैंने 6 महीने दिया, उसके बाद उनको टीचर्स मिल गई थी। तो पर मैंने एक और स्कूल में भी जाके, 2 स्कूलों में जाके ये लेक्चर्स दिए थे कि इस प्रोग्राम के बारे में। तो उसमें गई। और वैसे भी जब बाकी जगह जाती हूँ, मेरे को पता नहीं कितनी जाती है नर्सिंग में, पर हमको ये पता है ये जो स्कूल जो जटारी वाला है, उसकी तो हमने कई लड़कियों को भेजा है, नर्सिंग में भेजा है, डायलिसिस के लिए भेजा है, मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भेजा है, कंप्यूटर साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भेजा है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए। एंड स्पेशली थैंक्स कि आप जो भी सोसाइटी को सर्व कर रही हैं उसके लिए। छोटा सा प्रयास अगर सबके एंड से हो तो इट विल लाइक कुछ तो चेंज होगा ही। थैंक यू सो मच।